I want to start the last session of this first day of international conference, that is on human security and governance. We will have Hindi paper presenters here. Now I want to invite Chairperson Dr. Sitaram Chaudhary, who is Associate Professor at Department of Political Science, Government College of Dudu, Jaipur, Rajasthan, India, and Co-Chairperson Dr. Shobha Singh, who is Assistant Professor at Department of History, Government College, Kishangarh, Ajmer, Rajasthan, India. Now over to you, sir and ma'am. है और काफी डिले हो चुका। नंदिनी जी, करीबन 2 घंटे हम डिले चल रहे हैं और मेरे जो सहयोगी है डॉक्टर शोभा सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस पैनल को वो कंटिन्यू करें और हम सिर्फ 2 मिनट से लेकर 3 मिनट से ज्यादा टाइम हम किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिले चल रहे हैं। और कोविड-19 के बाद के अंदर जो मानव सुरक्षा और जिस तरीके से शासन में जो बदलाव आया और उसको लेके हमारे पास में बहुत सारे पैनल्स में अलग अलग हमारे रिसोर्स पर्सन के माध्यम से आए, उसको ध्यान में रखते हुए एक हिंदी पैनल स्पेशल हमने रखा गया, जिसमें कम से कम नॉर्थ इंडिया के लोगों को और विशेषकर जो इंडियंस हैं उनको मौका मिल सके। तो मैं शोभा जी से आग्रह करता हूं कि इस पैनल को कंटिन्यू करें। धन्यवाद सीताराम जी। Good evening all of you, and thank you very much Nandini madam for giving me this opportunity to be a part of this conference as a co-chairperson. अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पेपर प्रेजेंटर के नाम बताना चाहूंगी। एक रिक्वेस्ट और है, इस पैनल के अंदर अभी लिस्टिंग में 27 नेम्स हैं, तो कोशिश आप सभी से ये करिएगा कि 5 मिनट में पेपर कंक्लूड हो जाए, सो दैट कि सभी को अपना टाइम मिल जाए। सबसे पहले पेपर प्रेजेंटर हैं प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा, प्रोफेसर हैं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, DSB परिसर कुमाऊं, नैनीताल। I think she is not here. Okay ma'am. Then second paper presenter हैं डॉक्टर प्रदीप कासोटिया, सहायक आचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर। डॉक्टर प्रदीप कासोटिया। Yes ma'am. यस सर। आपका टॉपिक है कोविड-19 व उसके बाद भारत में शिक्षा का भविष्य, डिजिटल शिक्षा। बिल्कुल मैम, कंटिन्यू करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं आप सभी का इस सेमिनार में स्वागत करता हूँ। योर कैमरा। या मैम, बिल्कुल। मैम, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं दयानंद महाविद्यालय अजमेर सहायक आचार्य डॉक्टर प्रदीप कसोटिया। मेरा जो इस सेमिनार का विषय है वो है कोविड-19 के भारत में शिक्षा का भविष्य, विशेषकर डिजिटल शिक्षा। जैसा आप सबको मैंने विदित है कि इस कोरोना काल में लगभग भारतीय शिक्षा की नीति लगातार जो नीतियां हैं वो तो बनाई गई, लेकिन उस अकॉर्डिंग ये नीतियां लागू नहीं हो पाई थी। इसमें विशेषकर लगभग वर्तमान में हम देखें तो 26 करोड़ से भी ज्यादा छात्र शिक्षा से जुड़े हुए हैं इस कोविड-19 के समय। लेकिन कोविड महामारी के कारण ये सारी शिक्षाएं बंद हो गई, जिसके कारण लोगों ने इसमें डिजिटल शिक्षा को जोड़ा कि ऑनलाइन किया जाए और ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा से लगातार बच्चों को जोड़ा जाए। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि ऑनलाइन शिक्षा कहाँ तक साबित सही हुई बच्चों के लिए, ये आप और हम सबको विदित भी है। लेकिन उस आधार पर हम देखते हैं कि उसी बच्चों को लगातार शिक्षा से जोड़ने के लिए हमने अलग अलग 2 प्रयास करने की कोशिश की। एक तो हम ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर, और दूसरा गली मोहल्ले या खुली कक्षाओं के आधार पर शिक्षा से जोड़ने का हमने पूरी कोशिश की थी। लेकिन क्या ये बंद स्कूल की भरपाई पूरी कर पाए? लेकिन हम जहाँ तक हमें पता है कि जो बच्चा का मानसिक और शारीरिक विकास स्कूल में एक अध्यापक के साथ में जुड़कर रहा है, वैसा वास्तव में देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर उसका विकास नहीं हो पाया है। और ऑनलाइन स्कूल तो अप्रभावी भी रही है। ऐसा इसलिए नहीं कह रही है कि हमारे पास में कुछ सोर्सेस नहीं थे या ऑनलाइन शिक्षा के स्रोत नहीं थे, बल्कि ऐसा ज्यादा इसलिए है कि बच्चों की शिक्षा और उनके सिखाने की प्रक्रिया ही ऐसी है जिसके शिक्षकों और छात्रों को सामाजिक और आंतरिक क्रियाओं के साथ पास रहना बहुत जरूरी था, जो हम इस महामारी के दौरान नहीं हो पाया था। तो ऑनलाइन शिक्षा में अक्षमता के बारे में विस्तार से जानने की जगह
हम यदि महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को लेकर उत्साह पैदा भी हुआ है तो तेजी से एक हवा की तरह चला, लेकिन वैसे इतना नहीं फैल पाया जितना हमें एक ऑनलाइन शिक्षा के आधार हमने सोचा था कि बच्चे का अच्छा विकास हो पाएगा। वो केवल एक बंद कमरे में बंद कर ही रह गया था। लेकिन इसके आधार पर भी हम देखते हैं कि कई राज्यों में बच्चों में शैक्षिक व्यवस्था के महत्व को जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की सीमाओं को पहचाना है। इसे देखते हुए उन्हें बच्चों को पड़ोस में ही कक्षाएं लगाने की व्यवस्था की गई थी और इसे देखते हुए उन्हें अनेक बच्चों को पड़ोस में ही कक्षाएं लगाई और अनेक बच्चे वहां इकट्ठे भी हुए। लेकिन वो स्थिति नहीं रही जो एक स्कूल में एक विद्यार्थियों को जो शिक्षा मिल सके। राज्य सरकार और उनके शिक्षकों में सर्वश्रेष्ठ प्रयास में यदि हम देखे जाएं कि यदि प्रयास किए जाएं तो वास्तव में कि यदि हम कहें कि क्या जो बच्चों ने पढ़ा है ऑनलाइन में क्या वो उनके लिए सार्थक साबित हुआ है, या फिर 2 साल जो कोविड के अंतर्गत बच्चों ने जो शिक्षा की मानसिकता खोई है, जो शिक्षा का स्तर खोआ है, तो क्या वो वापस मिल पाएगा उनको? तो उसके लिए प्रयास करने के लिए भी राज्य सरकार ने कहीं तो अपनी अपनी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन मेरा एक मानना यह भी है कि यदि एक बच्चे ने जो पहले पढ़ चुका है, जो 2 साल पहले पढ़ चुका है, तो क्या वो आज भी उसे याद है, या फिर जो उसने पढ़ा है वो क्या उसके लिए सार्थक है? तो उसके लिए कहीं कि राज्य सरकार ने शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ प्रयास के लिए ऐसा किया जा सकता है कि इस दौरान तमाम मुश्किलों के बाद में भी हम अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि जो बच्चों ने खोया है उसे हम छुट्टियों में, वेकेशंस में उसकी भरपाई पूरी कर सकते हैं एक प्रयास के आधार पर। और इस प्रयास के आधार पर 4 से 6 घंटे यदि हम लगातार उसे पढ़ाएं तो क्या वास्तव में उसके मानसिक स्तर में कुछ बदलाव हो सकता है। उसके आधार पर भी यदि कई ऐसी गंभीर मुद्दे हैं जो शिक्षकों को पढ़ाई में नुकसान की भरपाई के लिए तो पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन इसके वर्तमान के सत्र में यदि देखेंगे 2021 तक गर्मी की छुट्टियों यदि रद्द कर दी जाए और उसके आधार पर पाठ्यक्रम में फिर वही बदलाव किया जाए जो उनमें पहले नहीं जो पढ़ नहीं पाए, उस आधार पर उनमें उसको जोड़ दिया जाए, जिसके कारण जो उन्होंने खोया है वो इस वेकेशन के दौरान जो उनका लॉस हुआ है वो पूरा किया जा सकता है। मेरा ये मानना है। उस आधार पर मैंने ये एक टॉपिक लिया, करंट इशू। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्रदीप जी। अब हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं डॉक्टर अभिलाषा आबूसरिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू। डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर अभिलाषा अभी हैं? चलिए, वो शायद अभी है नहीं। नेक्स्ट प्रेजेंटर है डॉक्टर गीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़, और इनका टॉपिक है मानवीय संवेदना का चित्रांकन आधुनिक कला में। डॉक्टर गीता शर्मा मैम। डॉक्टर गीता शर्मा मैम। डॉक्टर गीता शर्मा मैम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर सुनीता चावला, सहायक आचार्य, आर.के. पाटनी राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। Here I want to say one thing, Shobha ji and Sitaram ji, as Dr. Yes. Sitaram ji Yes. said that nobody will be allowed to PowerPoint presentation. So I gave permission to everyone to unmute themselves. ओके मैडम। तो किसी को भी कुछ भी बोलना है, they can unmute themselves. So no need to wait for us. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. डॉक्टर सुनीता चावला। नेक्स्ट प्रेजेंटर है हमारी डॉक्टर चंद्रप्रभा पारीक, सह आचार्य इतिहास, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। डॉक्टर चंद्रप्रभा पारीक मैम। डॉक्टर चंद्रप्रभा मैम, आप सुन पा रहे हैं?
रही हूँ मैं शोभा। यस मैम, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। मैम आपकी थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं सबसे है। पहले हाँ हाँ, वीडियो अब क्लियर है। ठीक है मैम। एक बार देख लेते हैं वीडियो। हाँ, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अब अपने विषय पर आती हूँ। मेरा विषय है बेकार उन्मूलन की चेतना के प्रयास। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी यहाँ कि हम मानव हैं और मानव होने के जो अधिकार हमें मिलने चाहिए, हम उन पर बात करें, उन मानवीय सुरक्षा के उन पहलुओं पर हम बात करें। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ इस तरह की परंपराएं भी रही कि मानवीय श्रम का इतना शोषण होता रहा। निर्धनता की मजबूरी का सूक्ष्म निदर्शन बेगारी, भूख प्यास से त्रस्त जुल्म सहती थी बेचारी, स्वसमान बेट बंधक बनना था उनकी लाचारी, श्रमिक और जनजाति दलित शोषित की व्यथा भारी, साहित्य सूर्य ने रश्मियां बिखराई, फलस्वरूप बेगार उन्मूलन की जागृति आई। हम विशेषकर राजस्थान के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ऐसे दलित शोषित और निसहायों की अनेक गाथाओं की बात देखने को मिलती है। यह सत्य है कि यहाँ रियासत काल में यहाँ के स्वार्थान्ध शासक, जागीरदार और सूदखोरों ने अंग्रेजों का प्रश्रय पाकर के श्रमिकों को बेरोजगार बनाया और उनको दास्ता की चक्की पीसने मजबूर किया। लेकिन जैसे जैसे भाई साहब चल रहा है ये सर, अभी भी सर रात चलेगा सर। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता गया, बेकारी प्रथा के विरुद्ध 4-5 कंट्री इसके अंदर अभी भी चल रहा है। ये देखो आप, मैं ये कहना चाहूंगी अभी भी चल रहा है। मैं तो मतलब 5 बजे सराम जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पूरी मतलब 4 गाड़ी से स्टार्ट हो गया था। मैं तो क्या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में तो बहुत सारे बेकारी प्रथा के विरुद्ध चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया। माणिकलाल वर्मा, भंवरलाल स्वर्णकार, गणेश उस्ताद, जयनारायण व्यास आदि ने गीतों और साहित्य के माध्यम से इस दयनीय वर्ग का चित्रण प्रस्तुत कर जनमानस को उद्वेलित करने का कार्य भी किया। साथ ही तत्कालीन समाचार पत्रों में भी इसकी ओर ध्यान दिला और जनमानस को चेतना जागृत करने की कोशिश की गई। बेकारी प्रथा के विरुद्ध संविधान में और अनेक संवैधानिक कानूनों का प्रयास भी किया गया, जिसमें 1936 का जो हवाला देना चाहूंगी कि बूंदी राज्य के द्वारा कवायद मुतालिक हालिया एक एक्ट जारी किया गया और इसी के साथ साथ राजस्थान सागरी अधिनियम 1961 भी प्रसारित किया गया। इस क्षेत्र में भारत के संविधान के द्वारा भी इस बात का प्रयास किया गया कि मानव श्रम का शोषण करने के लिए ऐसी प्रथाओं को बंद किया जाए। अनुच्छेद 23 में मानव के शोषण के स्वतंत्रता के विरुद्ध स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा गया कि किसी भी व्यक्ति से बेगार को प्रतिबंधित किया जाए और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। संविधान के 43वें अनुच्छेद में भी इस बात का जिक्र किया गया। साथ ही मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगी कि अनेक संगठनों का प्रयास और अनेक संगठनों की कोशिश के बावजूद भी वर्तमान में भी हम यह नहीं कह सकते कि हम इस समस्या से पूरी तरह निजात पा गए। मेरे पास
अनेक अखबारों की कटिंग है और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि आज भी एक प्रतिष्ठित जो और प्रभावशाली जो वर्ग है वह अपने खेतों, अपने फैक्ट्रियों, कारखानों, ईंट भट्टों, खदानों इत्यादि में गरीबों श्रमिकों को बेगारी के रूप में काम में लेते हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी समय पर अनेक प्रयास किए गए और उनके द्वारा लिए गए निर्णय भी मील का पत्थर साबित हुए। लेकिन आज भी हमारे समाज में एक मानव को सामान्य अधिकार की बात क्या कहूँ कि उसके शोषण की जो बात की जा रही है, उस पीड़ित और शोषित वर्ग के पक्ष में मैं इस मंच से आवाज उठाना चाहूंगी कि इस वर्ग को न्याय दिला सके, यही हमारी संगोष्ठी का की सार्थकता होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रप्रभा मैम। आपका जो बेकारी प्रथा उन्मूलन के जो चेतना के प्रयास का रिसर्च टॉपिक है, मैम बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया और हम सबका इस विषय पे ज्ञानवर्धन किया। धन्यवाद मैम। अब मैं नेक्स्ट प्रेजेंटर को बुलाना चाहूंगी, डॉक्टर गीता शर्मा मैम, सहायक गीता शर्मा मैम। इनका पहले माइक नहीं काम कर रहा था। गीता मैम, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर गीता शर्मा मैम, मेरे को लग रहा है फिर से इनका थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। आपका जब भी माइक का प्रॉब्लम ठीक हो तो मैम प्लीज आप बताइएगा एंड पेपर प्रेजेंट करिएगा। हेलो हेलो। नेक्स्ट हमारे पेपर प्रेजेंटर हैं सीमा चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, राजस्थान। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ सीमा मैम, कंटिन्यू करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा टॉपिक है अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारों के प्रति पुलिस की भूमिका। जातीय संकीर्णता एवं अंधविश्वास मानवता के विकास में मार्ग में हमेशा ही बाधा बनते आए हैं। समय समय पर इन अमानवीय प्रथाओं के विरोध एवं खंडन हेतु पुरजोर प्रयास भी किए जाते रहे हैं। आज अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और जिसका प्रमुख कारण है उनका अशिक्षित होना। आज इन जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है और जागरूकता तभी आ सकती है जब उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है। संसार के सारे नियम, कानून, संविधान, संस्कार अथवा परंपराएं मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास के लिए एवं उनके हनन को रोकने के लिए ही बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों की रक्षार्थ भेदभाव की समाप्ति एवं उनके प्रति सामाजिक दुर्भावना की समाप्ति में पुलिस कहां तक सहायक, निष्पक्ष एवं उचित भूमिका का निर्वहन करती है, इसके लिए मैं निम्न पक्षों पर अपना प्रकाश डालना चाहूंगी, जैसे अस्पृश्यता। अस्पृश्यता निवारण से जनित अधिकारों के उपयोग में बाधा, प्रतिशोध की भावना से छुआछूत संबंधी अपराध, जबरदस्ती बिगाड़ लेने को अपराध घोषित कर समुचित दंड की व्यवस्था की गई है, यथा उनके लिए लाइसेंस का निलंबन कर दिया जाता है, अनुदान पुनर्ग्रहण व निलंबन, सामूहिक जुर्माना की व्यवस्था की जाती है। हत्या के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है और इस जाति के सदस्यों की मृत्यु होने पर उन्हें 10,000 रुपए की धनराशि का आर्थिक सहयोग भी अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और जो घटना स्थल है उसका जनपद के अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा 24 घंटे के अंदर निरीक्षण करने का सरकार द्वारा आदेश है। अपहरण, इन जातियों के सदस्यों की खोजबीन कर उनकी जीवन रक्षा हेतु किसी कार्यवाही में अधिक रुचि प्रदर्शित ज्यादातर नहीं की जाती है, जिससे उन्हें संविधान निहित सामाजिक न्याय एक स्वप्न मात्र प्रतीत होता है। जिन मामलों में पुलिस कार्यवाही करती है उनमें पुलिस अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षित, जागरूक, राजनीतिक दलों से संबंधित कार्यकर्ताओं, नेताओं तथा साधन संपन्न व्यक्तियों अथवा उनके दबाव के कारण ही कार्यवाही करती है।
बलात्कार। जब भी कभी समाज में आपसी दुर्भावना, घृणा, उत्तेजना या क्रोध की चिंगारी जन्म लेती है तो उसका शिकार महिला बनती है। लोग अपनी दुर्भावनाओं का प्रतिकार महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे पीड़ित महिला का परिवार एवं समुदाय विशेष से आतंकित एवं आक्रोशित हो जाता है। प्राय जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भयवश उस क्षेत्र से पलायन भी कर जाते हैं। मंदिर प्रवेश एवं अन्य धार्मिक कृत्यों पर रोक। इसमें भी मंदिर प्रवेश एवं धार्मिक निर्योग्यताओं के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में 18.7% पुलिस जन सूचनादाताओं का मानना है कि वह समझाने बुझाने और समझौता को करने का ही प्रयास करते हैं। मतदान से रोकना। सामंतशाही सत्तालोलुप उच्च वर्ग के लोग दलितों को प्राय इस अधिकारों से बाहुबल द्वारा वंचित करने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष इसका यह है कि शोषित और पिछड़े वर्गों का यह मानना है कि पुलिस उनके मानवीय हितों की सदैव उपेक्षा ही नहीं करती, वरन स्वयं भी उच्च वर्गों एवं शासक वर्ग की भांति उनके प्रति दुर्व्यवहार कर न्याय प्राप्ति की आशाओं को धूल दूसरित करती है। उपरोक्त बताए गए कारणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति व जनजातियों को उनके मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित करना प्रत्यक्षतः सामाजिक अन्याय है। ऐसी प्रत्यक्ष परिस्थितियों में भी पुलिस द्वारा इन जातियों के सदस्यों, जो कि हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं, उनके मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित न करना और उन्हें सामाजिक न्याय प्राप्ति में सहायता न देना स्वच्छ समाज निर्माण एवं संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के विकास एवं हित संरक्षण के लिए आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभागों की स्थापना की गई है। ये विभाग उपयुक्त जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं जैसे शालाएं, क्रीड़ा परिसर, आवासीय संस्थाएं, छात्र गृह योजनाएं संचालित कर रहे हैं। तो ये मेरा पेपर था और आप सभी ने धैर्य से इसे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सीमा मैम। नेक्स्ट हमारे पेपर प्रेजेंटर हैं महेश कुमार कुमावत और इनका टॉपिक है किशनगढ़ की कला के विकास में प्रशासन की भूमिका। महेश कुमार कुमावत जी। नमस्ते सभी को। नमस्कार क्या सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए। महेश, मेरा शुभ नाम महेश कुमावत है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ MDS यूनिवर्सिटी से। और मेरा जो विषय है चित्रकला विषय पर या कला के विषय पर मैं जो है किशनगढ़ की कला में के विकास में प्रशासन की भूमिका। जैसे कि हम कला के बारे में कई बार बात करते हैं, पुराणों से लेकर वेदों से लेकर कलाओं का जिक्र हमेशा चलता रहा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की भी हम अगर बात करते हैं तो कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, सभी प्रकार के जो जीवन के अवयव हैं वो सभी चीजें जो है कला से जुड़ी हुई है। तो कला की जहां तक बात करते हैं हम लोग, शुरू में जहां कला का हम पृष्ठभूमि देखेंगे कला की, तो कला को हमेशा संरक्षण प्राप्त हुआ है, चाहे वो राजाश्रय में प्राप्त हुआ हो या फिर किसी प्रशासन के द्वारा प्राप्त हुआ हो। तो कला के बारे में जहां तक हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान की कला के बारे में पहले मैं पृष्ठभूमि के आधार पर शुरू करूंगा कि राजस्थानी जो कला है जिसमें 4 प्रकार से 4 भागों में राजस्थानी कला को विभाजन किया गया है। तो मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, तो 4 प्रकार की जो कलाएं हैं, 4 जो भाग बताए गए हैं, उसमें मारवाड़ के अंतर्गत किशनगढ़ शैली को रखा गया है। तो किशनगढ़ शैली जो है इसमें नागरीदास जी जो थे, सावन सिंह नागरीदास, उनके संरक्षण में कला का विकास हुआ। और उस समय जो चित्रकार थे निहाल चंद, जो कि और दूसरे चित्रकार भी रहे हैं, अमरचंद रहे हैं और दूसरे चित्रकार भी रहे हैं, लेकिन निहाल चंद का नाम जो है सबसे सर्वोपरि माना जाता है, या उस समय में सबसे प्रतिष्ठित नाम अगर कोई था तो वो निहाल चंद का था। तो सावन सिंह जी के संरक्षण में जो है कला का विकास यहाँ पर हुआ, विशेष रूप से विकास हुआ। हालांकि सभी राजाओं के निर्देशन में किशनगढ़ की कला का विकास हुआ, लेकिन सावन सिंह के निर्देशन में, उनके संरक्षण में कला का विकास विशेष रूप से हुआ।
लेकिन धीरे धीरे किशनगढ़ की कला ने व्यवसायिक रूप ले लिया। जहां हम बात करते हैं ललित कलाओं की और उपयोगी कला की, तो ललित कला का एक ये होता है कि ललित कला जो मन को अच्छी लगे, जो हम कर किया गया है। उपयोगी कला जो व्यक्ति जीवन यापन के हिसाब से अगर कोई काम करना चाहता है और उसको वो क्राफ्ट के रूप में या किसी भी चीज में, तो किशनगढ़ की कला जब प्रशासन का सहयोग न मिला या राज आश्रय उनको नहीं मिला, तब वो एक व्यावसायिक रूप धारण कर लिया उसने, और कई सदी तक, लगभग 2 सदी तक उसमें लगभग 20 साल 25 साल तक लगभग किशनगढ़ की कला में जो है इस प्रकार का ये रहा कि वर्कशॉप कल्चर एक डेवलप हुआ, जहां पर चित्रकार बैठ करके मुख्य चित्रकार के निर्देशन में चित्रण कार्य किया करते थे, और वहां पर उसको व्यावसायिक रूप दे करके उन्होंने अपने जीवन यापन करने के लिए या अर्थोपार्जन के लिए उन्होंने इस चीज को अपनाया और अपना करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन धीरे-धीरे जो आधुनिक युग चल रहा है, और आधुनिक युग में जो कंप्यूटर और इस प्रकार के जो अत्याधुनिक जो चीज़ें आ गई, फ़ोटोग्राफ़ी है, कंप्यूटर है, प्रिंटिंग है, इस प्रकार की चीज़ें जो आ गई, तो कलाओं का धीरे-धीरे ह्रास होने लगा, और किशनगढ़ की कला भी इसका शिकार हो गई, और शिकार होने से कई लोगों का रोज़गार छिन गया, और किशनगढ़ की कला में धीरे-धीरे ह्रास हो गया, प्रशासन का बहुत कम साथ मिला। वर्तमान में किशनगढ़ में थोड़ा-सा कलाओं के प्रति जागरूकता देखी जा रही है। जो माननीय विधायक हैं, सुरेश टांक जो हैं, वो भी अभी वर्तमान में संसद में इस चीज़ को किशनगढ़ गैलरी को लेकर के, किशनगढ़ कला गैलरी को लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाया था कि इस प्रकार से वहाँ पर कलाकार निरंतर कई समय से कार्य कर रहे हैं, और कई समय से कलाकारों की जो वर्तमान में कलाकार काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रशासन का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक प्रशासन का साथ नहीं होगा, अभी जो है किशनगढ़ में ही एक पैनोरमा भी डेवलप किया जा रहा है, नागरीदास पैनोरमा के नाम से। उसमें कई पैसे लगा करके उसको डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी अभी वर्तमान में कई त्रुटियाँ हैं, तो वो पूरी तरह से अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो प्रशासन का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप या प्रशासन की जागरूकता किशनगढ़ की कला में विशेष रूप से, क्योंकि किशनगढ़ की जो कला है, वो राजस्थान की अन्य कलाओं से सबसे अलग है और सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और किशनगढ़ की जो बनी-ठनी है, उसको मोनालिसा के समकक्ष देखा जाता है। तो अगर मान लो इसको, और वर्तमान में इसको जीआई टैग के लिए भी कई चित्रकारों ने जो है यहाँ पर कई मीटिंग्स आयोजित की है, जिला परिषद के द्वारा है, जिला उद्योग वो है। तो अब वर्तमान में इस किशनगढ़ की कला को लेकर के कई प्रकार के प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, और बिना प्रशासन के किशनगढ़ की कला या किसी भी प्रकार की कला, चाहे वो ललित कला हो, चाहे वो उपयोगी कला हो, चाहे वो हस्त निर्मित कला हो, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो, और किशनगढ़ में मूर्ति निर्माण, मार्बल जो है उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, और किशनगढ़ में मूर्ति निर्माण से भी रिलेटेड जो है कई काम होते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती है, कई कलाएँ इससे जुड़ी हुई है, तो इसमें भी प्रशासन का कई बार जीएसटी और इस प्रकार के जो है बहुत सारे कर लगा दिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, जिससे कलाकार अपनी आजीविका को लेकर के या उनको जो प्रॉफिट होना होता है, मध्यस्थता सरकार को ही करनी होगी, प्रशासन को ही करना होगा। जब तक प्रशासन कला में या कलाकारों के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कलाकार के लिए, क्योंकि कलाकार एक समाज का बिल्कुल जिसे बोला जाएगा कि छोटा व्यक्ति है, कि वो अपना काम करके बिल्कुल साधारण रूप से, क्योंकि उसकी कलम ही उसकी आवाज़ है। वो कलम के द्वारा ही बोल सकता है, और उसके द्वारा ही वो अपनी आवाज़ उठाता है, और उसको जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक कलाकारों का विकास नहीं हो पाएगा, कला का विकास नहीं हो पाएगा, और कला जो है, वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए जो है एक श्लोक है कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिकाभंग इति चित्र षडंकम। जिस प्रकार से 6 अंग इसमें बताए गए हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं, वो ज़रूरी है, विभिन्न प्रकार के प्रयास ज़रूरी हैं। तो यही मेरा एक वो है, जिसके ऊपर मैंने मेरे विचार व्यक्त किए हैं
तो धन्यवाद आप लोगों को मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ बताने का, कुछ बोलने का। धन्यवाद महेश जी। हम लोग तो किशनगढ़ के नाम से, बनी ठनी के नाम से ही सिर्फ परिचित हैं। आपने किशनगढ़ की कला के विभिन्न पहलू बताए और एक प्रशासन का भी इसमें क्या सहयोग हो सकता है जिससे कलाकार आगे बढ़े, ये भी आपने सब बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उभरते हुए एक चित्रकार हैं, क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर में कई बार आपका नाम देख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे प्रेजेंटर हैं बीना शर्मा। बीना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST। बीना जी मैडम अभी नहीं है, वो उनकी तबीयत खराब है। ओके सर। नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटर हैं डॉक्टर मैना निर्वाण। ये है सह आचार्य राजनीतिक विज्ञान, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। डॉक्टर मैना निर्वाण मैम। हाँ जी मैम। हाँ मैम प्लीज। यस यस मैम। नमस्कार सबको। मेरा टॉपिक है महिला सुरक्षा, सरकार और समाज। मैंने अपने इस पेपर में महिलाओं की स्थिति, महिला सुरक्षा की स्थिति, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, इनके मूल कारण और समाज और सरकार की भूमिका और महिला सुरक्षा की समस्या का समाधान करने के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। महिला सुरक्षा मानव इतिहास के सबसे प्राचीनतम मुद्दों में से एक मुद्दा है और हम देखते हैं कि इसकी जड़ें पितृसत्तात्मक समाज और ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों में छिपी हुई है। प्राचीन काल में सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई में सैनिक शक्ति का महत्व था और महिलाएं इस कसौटी पर आनुपातिक रूप से खरी नहीं उतर पाती थी। फलतः महिलाओं की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति गिरती गई और वे कालांतर में एक संपत्ति या कमोडिटी के रूप में सामने आई, या उनकी स्थिति संपत्ति जैसी परिवार की एक संपत्ति के रूप में हो गई जिसका स्वामी पुरुष रहा। वर्तमान में लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था में शक्ति संरचना के कई प्रतिमानों में बदलाव आया है, लेकिन महिलाओं की स्थिति को लेकर कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। महिलाओं की स्थिति में कोई अपेक्षित सुधार नहीं है। लोकतांत्रिक समाजों में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता का आधार वोट है और एक वोट की कीमत, चाहे वह स्त्री के वोट की हो या पुरुष के वोट की हो, एक समान होती है। फिर भी महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की स्थिति दरकिनार हो जाती है। क्यों महिला मुद्दे राजनीति का केंद्र विषय नहीं बन पाते? इसकी एक बड़ी वजह है। यह बड़ी वजह यह है कि इन सत्ता संरचनाओं या सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की भागीदारी कम होती है। जब इन सत्ता संरचनाओं में महिलाओं की भागीदारी कम होती है तो महिलाओं की समाज को प्रभावित करने की क्षमता भी कम हो जाती है। महिलाएं महिला मुद्दों, महिला नीतियों को प्रभावित नहीं कर पाती, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करवा पाती। फलतः इससे समाज में महिलाओं की जो छवि गहराई से बैठी हुई है और समाज में महिलाओं के प्रति जो सोच है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। यह एक चक्र है और यह निरंतर चलता रहता है। जब तक सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, समाज की ये सोच नहीं बदल सकती, महिलाओं की स्थिति नहीं बदल सकती। और जब तक समाज में महिलाओं को लेकर सोच नहीं बदलती, तब तक महिलाएं सत्ता प्रतिष्ठानों में भागीदारी भी नहीं कर सकती। यहाँ एक बड़ी समस्या यह खड़ी होती है कि महिलाओं की इस अपेक्षित कम भागीदारी को सत्ता, शक्ति और संसाधनों के वितरण और महिलाओं की इन तक पहुंच के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता, वरन महिलाओं की क्षमताओं के साथ में जोड़कर देखा जाता है। इससे महिलाओं की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। समाज महिलाओं की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, यानी उनका
अवमूल्यांकन होने लगता है क्षमताओं का। यहाँ यही जो प्रश्न चिन्ह है कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा के खतरे को पैदा करता है। अगर हम बात आंकड़ों में करें तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी विश्वव्यापी रिपोर्ट होमोसाइड जेंडर रिलेटेड किलिंग ऑफ विमेन एंड गर्ल्स 2017 की इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 87,000 महिलाओं की जानबूझकर हत्या कर दी गई है, यानी 87,000 महिलाओं की हत्या 2017 में की गई, जानबूझकर की गई। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या फिर किसी आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं तो पूरे विश्व में एक सनसनी फैल जाती है। विश्व की सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा इनकी तरफ विशेष ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। विश्व की सरकारें सक्रिय हो जाती है, आपातकालीन व्यवस्थाएं की जाती है, पर इतनी बड़ी मात्राओं में महिलाओं की हत्याएं विश्व जनमत का ध्यान भी आकर्षित नहीं कर पाती। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा है कि बड़ी हस्तियों की चर्चाओं में महिलाओं की मुश्किलों को स्थान नहीं है। इन्होंने बताया कि उद्योगों, राजनीति और अर्थशास्त्र की बड़ी हस्तियों के द्वारा जो चर्चाएं की जाती है उनमें इन बातचीतों में फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मंगल ग्रह की यात्राओं के विषय में बातचीत होती है। लोगों की कठिनाइयों पर चर्चा नहीं होती। ये एक बड़ी विडंबना हम कह सकते हैं महिलाओं के साथ। भारत में 2012 में निर्भया रेप कांड के बाद में महिला अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और इस घटना के बाद भारतीय स्तर में पर महिला अपराधों की प्रकृति में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले। पहला बदलाव, बलात्कार के मामलों में भारी वृद्धि हुई। दूसरा, बलात्कार की शिकार ज्यादातर महिलाएं नाबालिग रही, जिनमें 4-6 महीने की अबोध बालिकाएं भी सम्मिलित है। इस निर्भया कांड के बाद में एक बड़ा बदलाव महिलाओं के विरुद्ध अपराध में यह देखा गया कि अब बलात्कार के बाद में महिलाओं की हत्या कर दी जाती है या हत्या के प्रयास किए जाते हैं। निर्भया कांड के बाद में टीवी, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में जो लिखा गया, जो दिखाया गया, उसने अनजाने में ही समाज के बड़े तबके का या हम कहें सभी का ध्यान आकृष्ट किया। इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ा, क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद में नाबालिग लड़कों की ऐसे अपराधों में संलिप्तता बढ़ गई। भारत में कोविड काल में महिला अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई। 2021 में 2020 की तुलना में 30% महिला अपराध ज्यादा हुए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारें कोई प्रयास नहीं कर रही। विश्व स्तर पर यह प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही शुरू हो जाते हैं और भारत के संदर्भ में जब हम बात करें तो भारत में 1860 का इंडियन पेनल कोड इस मामले में या महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए कानून की शुरुआत यहां से होती है और इसके बाद में हम देखते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला हितों को लेकर अनेक कानून भारत में बने हैं, लेकिन ना तो इन कानूनों की सुचारू क्रियान्विति सुनिश्चित हो पाई है और ना ही जनता में इन कानूनों को लेकर कोई जागरूकता पैदा हुई।
फलतः अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। भारत में महिलाओं को शीघ्र न्याय सुलभ करवाने हेतु फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की गई, लेकिन स्थितियां देखिए कि पूरे भारत में निचली अदालतों में 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 1,12,600 मामले लंबित है, जबकि फोस्को एक्ट के तहत इन मामलों में सुनवाई करके 1 साल के आप समराइज। हाँ जी सर, बिल्कुल 1 साल के अंदर रिपोर्ट या न्याय देना होता है। लेकिन हालात ये है कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता। इसके बड़े कारण है, सबसे बड़े कारणों में हम कहें कि समाज में जागरूकता ही नहीं है, समाज इस अपराध को समझ ही नहीं पाता। ज्यादातर समाज का एक बड़ा हिस्सा इस अपराध को एक सामान्य व्यवहार के रूप में लेता है, क्योंकि पीढ़ियों से महिलाओं के साथ अपराध को वो होता देखता रहा है। दूसरा, हम कहें कि प्रशासनिक और पुलिस के लेवल पर भ्रष्टाचार और पुलिस की संदिग्ध भूमिका इसका एक बड़ा कारण है। जैसे हमने अभी देखा 2020 में जो हाथरस रेप कांड हुआ, उसमें पुलिस की भूमिका पर कई प्रश्न चिन्ह लगे। हमें इसके लिए समाज में जागरूकता पैदा करनी होगी, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध तब तक नहीं रुक सकते जब तक कि एक बड़ा सरकारी लेवल पर एक बड़ा जो व्यापक सूचना शिक्षा संचार की व्यवस्था नहीं की जाती। जैसा कि बंबई पुलिस ने ORF के साथ मिलकर एक ऐसा विज्ञापन प्रोग्राम तैयार किया जिसमें पुरुषों को हिदायत दी गई कि अगर महिलाओं के साथ कोई अपराध करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। महिलाओं को भी विभिन्न सूचना नंबर प्रदान करके अपराध की सूचना देने हेतु प्रोत्साहित किया गया, यानी एक सूचना तंत्र तैयार किया गया जिसमें पीड़ित भी शिकायत कर सकता है और जो अपराधी है उनको भी एक चेतावनी दी जाती है। ज्यादातर अपराध पर अपराधियों को टाइम पर सजा नहीं होती, फलतः मामले लंबित रहते हैं और पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। इसमें हम 2 बड़े उदाहरण राजस्थान के संदर्भ में देख सकते हैं। एक तो भंवरी देवी बलात्कार कांड का और एक 1990 में अजमेर का रेप कांड। आज तक उन लोगों को इस संबंध में न्याय नहीं मिल पाया है, पीढ़ियां गुजर गई है। इसमें समाज और प्रशासन या सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। पुलिस के प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक पुलिस का प्रशिक्षण महिला संवेदी बनाया जाए, अन्वेषण की नई तकनीक के द्वारा अन्वेषण किया जाए ताकि शीघ्र रिपोर्ट तैयार हो सके। सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आती है कि हम परिवार से इसकी शुरुआत करें, लड़कियों को आत्म सुरक्षा और आत्मसम्मान की शिक्षा दें। साथ में ही लड़कों को भी हम सामाजिक शिष्टाचार की कला सिखाएं, संयम सिखाएं, क्योंकि अमूमन लड़के समझ ही नहीं पाते कि वो अपनी बात को किस तरह एक्सप्रेस करें, फलतः वे अपना गुस्सा ऐसे अपराधों में निकालते हैं। तो आवश्यक है कि लड़कों को भी ये सिखाया जाए कि वो अपनी बात तर्क संगत तरीके से किस तरह रखें और संयम बरतें, समाज के साथ अपनी समस्याओं को बांटे और संवाद कायम करें। एक सफल संवाद कायम करने की शिक्षा उनके द्वारा दी जाए। इसी तरह समाज के लिए आवश्यक है कि वह पीड़ित महिला के साथ भी मजबूती के साथ खड़ा हो, तो अपराधी के साथ भी उसका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि अपराधी को हम कटघरे में तो खड़ा कर देते हैं लेकिन उसके बैकग्राउंड को हम नहीं समझ पाते। अगर समाज जागरूक होकर किसी व्यक्ति की समस्याओं को सुने, समझे, उसका सहयोग करे, तो शायद व्यक्ति अपराध की ओर आगे नहीं बढ़े। उसे आदतन अपराधी अगर कोई है तो उस पर भी एक रोक लगती है। ऐसे में हम ये कहें कि मिलकर समाज और सरकार अगर प्रयास करती हैं तो महिला अपराधों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है सरकारी लेवल पर एक जागरूकता फैलाई जाए। समाज में जैसे नशा मुक्ति केंद्र तैयार किए जाते हैं, वैसे ही अपराधियों के लिए मनोव्यवहार उपचार केंद्र स्थापित किए जाए ताकि समाज में अपराधियों को एक दिशा मिल सके और अपराध करने से उन्हें रोका जा सके। समाज का अपना एक निगरानी तंत्र खड़ा हो जो महिला अपराधों पर कड़ी नजर रखे और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके प्रशासन की और सरकार की
सहायता करने के साथ साथ महिलाओं की भी एक बहुत हद तक हम सहायता कर सकते हैं, और इसी सामूहिक प्रयास से ही हम महिला अपराधों को कम कर सकते हैं और महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। नेक्स्ट जो पेपर प्रेजेंटर है वो है डॉक्टर नूर जहां, सह आचार्य हैं महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर। शोभा जी, एक रिक्वेस्ट थी, हाँ जी। हो सके तो सबका प्रेजेंटेशन 5 मिनट के लिए ही बोलिए, और आपका अगर हो सके तो 4 मिनट के बाद एक रिमाइंडर दे दीजिए, क्योंकि 10-15 मिनट। हाँ मैम, काफी लंबा। या हाँ, ओके मैम। और अभी 8 बज रहा है, तो हो सके तो 8:30-9 तक, मतलब कम से कम खत्म सेशन होना चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है। डॉक्टर नूर जहां, डॉक्टर नूर जहां मैम है अभी? मैं नेक्स्ट कॉल करती हूँ, शायद डॉक्टर नूर जहां मैम अभी अपने साथ नहीं है। नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटर है डॉक्टर रेणु मित्तल, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। रेणु मित्तल जी नहीं है। रेणु मित्तल जी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर रजनी चौबे, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग नहीं है आर्य मैम, नहीं है ये भी। ओके मैम। नेक्स्ट है डॉक्टर अनिल कुमार पारेख, ये सहायक आचार्य हैं। नहीं है मैम। ओके। नेक्स्ट है CR मुंडिया जी, सहायक आचार्य गवर्नमेंट बांगर कॉलेज डीडवाना। नहीं है मैडम ये। नहीं है मैडम। ओके सर। नेक्स्ट है डॉक्टर सीमा दास, सहायक आचार्य महिला महाविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सीमा दास मैम। डॉक्टर सीमा दास, या यस मैम। यस मैम, क्या मैं स्लाइड शेयर कर सकती हूँ? बिल्कुल मैम, लेकिन मैम आप कोशिश करिएगा, आप 4-5 मिनट में अपना पेपर कंक्लूड कर दें। अपनी बात होगी, मैं जहाँ पे मेरा अपना रिसर्च है मैं सिर्फ वही आपसे बात करूंगी। हाँ मैम, बिल्कुल, चलिए। थैंक यू मैम। मैम, क्या ये विजिबल है? हाँ मैम, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। मैम, एक्चुअली मेरा जो विषय है वो है ह्यूमन राइट्स, मतलब मानवाधिकार, और भारतीय राजनीति में जो महिलाओं की पहचान है उसको जोड़ना है, और उसी पे मैंने काम किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेटिस्फाई कर सकूं अपने काम से। तो फर्स्ट जो हमारे सामने ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है, उसमें ये माना गया कि कैसे जो महिलाएं हैं उनको राजनीति में एक ओपन स्पेस मिलेगा, और हर उस पब्लिक फोरम में वो जा सकती है, और मतलब एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ साथ उसके लिए ओपन ग्राउंड हम देखते हैं कि दुनिया ने उसे दिया। उसी तरीके से जो हमारा अपना फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें भी हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे सामने भेदभाव दोनों में नहीं किया गया। लेकिन फिर भी अगर हम दुनिया की बात करें और भारत की बात करें तो भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि महिलाओं की जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एरिया है वो है पॉलिटिकल एरिया। राजनीतिक क्षेत्र में उनका जिस तरीके से हम देखते हैं साइलेंस एक स्पेस दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही चैलेंज है। तो जो फर्स्ट मेरा अपना बैकग्राउंड है स्टडी का, वो ये बताता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स के बाद भी हमारे पास आज भी बिल्कुल गैप दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल स्पेस में।
दूसरी बात है कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो बिल्कुल लोअर सेक्शन है, या हम कह सकते हैं जो प्राइमरी आधार होता है कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो वहां पे भी अगर हम जाके देखें मैडम, तो पता चलता है कि वोटर्स बहुत बेहतर ढंग से इमर्ज कर रहे हैं। और वहां पे अगर हम लोग गैप देखें मेल और फीमेल के बीच में, तो ये गैप आपको मतलब 5 और 6% का गैप आपको दिखाई दे देगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सिनेरियो जो है वो बहुत बेहतर नहीं दिखाई देता। अगेन जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें एक और बहुत बड़ा चेंज आया है, जो मेरा बैकग्राउंड मान रहा है, वो ये कहता है कि इटसेल्फ जो महिलाएं हैं आज हमारे राजनीतिज्ञों को देखने के लिए, महिलाओं की तरफ मुड़ने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है, और वो इन्फ्लुएंस कर रही है डिसीजंस को, और वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही किंग मेकर के रूप में निकल कर आई है। तो मैं बैकग्राउंड ये लेकर चल रही हूँ और इसी को मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना है। एंड मेरा जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में दिखाई देता है, एंड ये जो क्या कॉजेज है इसके पीछे, क्या कारण है, उसको भी मैंने कह देना आपका पब्लिश हो रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है, उसकी कहीं वो कंफर्मेशन। नीता मैम प्लीज आप अपने को म्यूट करिए। चले गए है उसका मेल। एक मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहती हूँ कि जो हमारी लोअर हाउस मतलब जो लोकसभा है, जो हमारी कह सकते हैं कि हमारी राजनीति का, हमारे प्रजातंत्र का जो आईना हम जिसको कहते हैं, जिसको जो कि रिफ्लेक्ट करती है हमारी सोसाइटी को, उसमें अगर हम फर्स्ट इलेक्शन में देखें 1952, तो हम देख रहे हैं कि वहां पे 22 महिलाएं हैं और वो प्रतिशत हमारा 4.4 का है। और ठीक उसके बाद आज जहां पे हम खड़े हैं 17 लोअर हाउस में, 2019 की बात मैं कर रही हूँ, वहां पे 79 महिलाएं हैं और ये प्रतिशत बढ़कर हुआ है 14.54%। लेकिन इतने बड़े शासन काल के बाद इतना हमारा इतिहास बदला, बहुत सारी चीजें बदली, हमारी राजनीति बदल गई, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हमें गवर्न करने के लिए आए, लेकिन आज भी हमारे सामने इतने वर्षों के बाद भी, 75 सालों के बाद भी, जो ग्रोइंग रेट है वो 10% से ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ मैडम कि ये सिर्फ लोअर हाउस का सिचुएशन नहीं है, ये अगेन कैबिनेट में हम ये हाउस देखें, आप यूपीए गवर्नमेंट में देख लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट में देख लीजिए, एवरीवेयर हम देखते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इन द मिनिस्ट्री लेवल में, वो भी बहुत ही ज्यादा निराशाजनक दिखाई देता है। इवन जो अभी आपके सामने यूपी के इलेक्शन चल रहे हैं, वहां कैबिनेट में कोई भी फीमेल नहीं दिखाई देती आपको फीमेल। हाँ, ये जरूर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जो मंत्री परिषद है उसमें 3 या 5 महिलाएं आपको दिखाई देगी, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत ही माइनर एरिया है। सीमा मैम आप कंक्लूड करने की कोशिश करें। मेरा अपना जो रिसर्च है वो ये कहता है कि इसके पीछे हमें बहुत सारे कारणों को ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए शायद हमारे ह्यूमन राइट्स के जो बहुत सारे लैकिंग है, या ह्यूमन राइट्स जो महिलाओं को नहीं मिले हैं, उन कारणों को हम खोजना चाह रहे हैं, जो कि हमें पॉलिटिकल राइट्स तक ले जाने में अभी तक रोक रहे हैं। तो सोशल एंड इकोनॉमिक जो हमारे सामने चैलेंज है, जो कि नोन है, इलिटरेसी एंड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ मैडम कि फिर रिसर्च मेरा ये कहता है कि अगर स्टेट वाइज अगर आप देखें तो केरल को हम देख सकते हैं, बिहार को हम देख सकते हैं, राजस्थान को देख सकते हैं। इलिटरेसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पॉलिटिकल राइट को गेन करने के लिए, एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इन हाउसेस में अगर आप राजस्थान में देखें तो वो कहीं बेहतर है केरल के मुकाबले, बिहार में देखें तो वो कहीं बेहतर है
आपके सामने जो है कि तमिलनाडु के मुकाबले। तो ये जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लिटरेसी नहीं होने की वजह से, एजुकेशन नहीं होने की वजह से हम अवेयर नहीं हो पाते अपनी सोसाइटी को लेकर। लेकिन यहाँ पर ये भी एक तर्क है कि जरूरी नहीं कि मेल, अगर आप रिसर्च को देखिए तो आपको दिखाई देगा कि जो मेल हैं, जो मेरी अपनी 1991 सीमा मैम आप सुन पा रहे हैं? उसमें सीमा अगर मैं मैम? देखूं तो देखती हूँ कि जो मेल कैंडिडेट है वो कहीं ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं कंपैरिजन टू फीमेल। तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल यही कॉज है, लेकिन इट्स अ कॉज, ये भी एक कारण है। दूसरी बात है कि आज की डेट में भी हम लोग चाहे जितनी भी आधुनिकता की बात करें, राजनीति को एज ए प्रोफेशन हम नहीं चुनाव कर सकते। और अगर आप अपने घर में इस तरह की बातें करते हैं तो आपके ऊपर मजाक बनेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। जब तक आपके घर के लोग राजनीति में नहीं हैं, आप वहां पे सफल नहीं हो सकते, आपको घर से ही रोक दिया जाएगा। कल्चरल एंड रिलीजियस कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सांस्कृतिक हमारा पैटर्न है वो भी कहता है कि तुम घूंघट में रहो। अगर आप रैलीज में जा रहे हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि घूंघट और साड़ी को लपेट के हमें सामने आना पड़ता है। तो ये जो बाउंड्रीज है ये भी हमें रोकती है कि कैसे हम पब्लिक प्लेस में, जहाँ पे कि हम यूज टू नहीं है, वहां पे हम कैसे फ्रंट में जाएंगे। एंड अगेन कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है, हमने शुरू से ही ये डिसाइड कर दिया है कि मेन एंड वुमेन का, महिला और पुरुष का जो रोल होगा वो बड़ा ही एक हम कह सकते हैं कि अलमारी, 2 अलमारी बना दी गई है, जहाँ पे आप शाई नेचर के साथ है, जहाँ पे आप प्राइवेट है, और मेन को हमने ब्रेव एंड पब्लिक के रूप में प्रस्तुत किया है। उससे आगे अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमें दिखाई देती है राजनीतिक जो बंधन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा मैम, राजनीति को, सीमा मैम प्लीज आप कंक्लूड करें। हाँ बस सीमा मैम, मैम प्लीज। मैंने बस ये देखा कि मैडम पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स में हम ये मानते हैं कि राजनीति को हम कभी नहीं मानते कि वो फीमेल का एरिया है, जब तक कि हमारे परिवार के लोग नहीं आते। तो एक तरह से राजनीति पूरी तरह से पेट्रियार्कल है, पेट्रियार्की से ही गवर्न होगी, ये हमने बिल्कुल मान लिया, एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट लाइन। और साथ ही साथ पार्टी का सपोर्ट, अगर आप अभी की राजनीति में भी देखिए तो कई सारी महिलाएं इधर से उधर जा रही है और कहती है कि हमें पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला, टिकट्स नहीं मिले। और ग्राउंड लेवल पे महिलाएं काम करने के बावजूद भी जब तक पार्टी को ये नहीं लगता कि हमें पार्टी को मोबिलाइज, हमें महिलाओं को मोबिलाइज करना है, तब तक वो वहां पे टिकट महिलाओं को नहीं देगी। ठीक है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल सिस्टम हमारा, अभी भी हम इलेक्टोरल सिस्टम में वो प्रिस्मेटिक सुधार नहीं कर पाए हैं जो कि महिलाओं के फेवर में जा सकती है। अगेन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। राजनीति में हम जितनी भी डेमोक्रेसी की बात करें, दुनिया में हम जितनी भी डेमोक्रेसी की बात करें, कोई भी पार्टी आज तक आरटीआई के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, वो पार्टी के अंदर चुनाव करने के लिए तैयार नहीं है, महिलाओं को स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। अगेन कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि, मैडम आप अपनी बात एक लाइन में इसको खत्म करिए, बहुत डिले चल रहा है हमारा पैनल। सर ये एक चैलेंज है, वर्किंग और फैमिली ऑब्लिगेशंस के साथ पॉलिटिकल नॉलेज का बहुत लैकिंग है। वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो वायलेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिजिकल सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड टाइम एंड स्पेस, पॉलिटिकल सिस्टम में कोई टाइम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, आपको हर जगह जाना पड़ेगा। जबकि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिया गया है फीमेल का, वो बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो हर समय भाग के कहीं मीटिंग्स में नहीं जा सकती, उसके स्पेस रात को निकलने के नहीं होंगे, वो मॉर्निंग के आवर में ही, ऑफिस आवर में ही काम कर सकती है। एंड अगेन पॉलिटिकल कल्चर, मैन, माफिया, मनी एंड जो हमारे सामने जो 3 मसल्स पावर हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको रोकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैम कि मेरा ये मानना है कि जितने भी सारे सोसाइटल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, वो जब तक फीमेल पार्टी में नहीं आती, फीमेल हमारे हाउसेस में नहीं आती, हमारे असेंबली में जब तक नहीं आती, ये जरूर है कि रिजर्वेशन अगर हम लाते भी हैं,
लेकिन अगर वो ग्रास रूट लेवल पे काम करके नहीं आ रही है तो वो हमारे लिए एक चैलेंज होगा। और जब तक फीमेल विजिबल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी इसलिए भी जरूरी है कि विजिबल होगी तभी वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को डिफाइन कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम खुद अपने लिए पॉलिसी नहीं कर सकते। पॉलिसी भी वो बना रहे हैं और किसके ऊपर बना रहे हैं? हमारे ऊपर, जो कि हम 50% के अबव हैं। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी फीमेल की, भले ही और क्षेत्रों में हम कुछ मामले में थोड़े से विकसित हुए हैं, लेकिन आज की डेट में भी हम बहुत पीछे हैं। ये जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टी आज भी डिप्लोमेटिकली ये देखती है, चाहे वो नीतीश गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हो। अगर हम देखें तो इलेक्शन में विजित होने का बहुत बड़ा कारण है कि फीमेल वोटिंग इनके फेवर में हुई थी। और आज की आप यूपी इलेक्शन में भी देखें तो फीमेल की ही वोटिंग को फोकस किया जा रहा है। कास्ट, क्रीड और सारी चीजों को रखते हुए भी फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर उभरी है। लेकिन फिर भी ये मैं मानती हूँ कि पॉलिटिकल एरेना में वो अभी भी एब्सेंस रोल प्ले कर रही है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं रोहिताश कुमार। रोहिताश जी। नेक्स्ट जो हमारे पेपर प्रेजेंटर हैं वो है विकास भारिया, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। विकास भारिया जी। विकास भारिया जी शायद नहीं है। नेक्स्ट जो पेपर प्रेजेंटर हैं वो है डॉक्टर शशि पारेख, गवर्नमेंट बांगर कॉलेज डीडवाना। डॉक्टर शशि पारेख। नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटर हैं डॉक्टर अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। डॉक्टर अर्चना सिंह। अर्चना मैम अभी कुछ देर पहले तक तो हमारे साथ थी। यस अर्चना मैम। मैम मैं इलाहाबाद से नहीं हूँ, अर्चना सिंह। अच्छा, मैं बनारस मैडम से हूँ मैम। ओके मैडम, कंटिन्यू। मैम प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हाँ मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है पेपर को बहुत ही सारांश में प्रस्तुत करना, लेकिन सभी प्रतिभागियों को मौका मिले, इसलिए प्लीज कोशिश यही करिएगा 4 मिनट में आप कर दें। ओके 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 मैम। मैं महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज बनारस से हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एफिलिएटेड। ओके मैम। आपने जी मैम इलाहाबाद बोला है इसीलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है मैम। हाँ जी मैम, मैं ठीक कर लूंगी। हाँ जी मैम। मेरा टॉपिक है मानव सुरक्षा और राज्य। मानव सुरक्षा वैश्विक कमजोरियों को समझने के लिए एक प्रतिमान है, जिसके समर्थक सैन्य सुरक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को चुनौती देते हुए तर्क देते हैं कि सुरक्षा के लिए उचित संदर्भ राष्ट्रीय स्तर के बजाय मानव पर होना चाहिए। मानव सुरक्षा की एक जन केंद्रित और बहुविषयक समझ को प्रकट करती है, जिसमें विकास अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, रणनीतिक अध्ययन और मानवाधिकार सहित कई शोध क्षेत्र शामिल हैं। मानव सुरक्षा विमर्श का उदय शीत युद्ध के अंत के कारकों के अभिसरण का उत्पादन था। इसने राज्यों पर नौ यथार्थवादी प्रतिमान के प्रभुत्व को चुनौती दी, पारस्परिक रूप से विनाश और सैन्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और संक्षेप में सुरक्षा की एक व्यापक अवधारणा को उभरने में सक्षम बनाया। वैश्वीकरण की तेज गति, वाशिंगटन सर्वसम्मति के माध्यम से उदार राज्य निर्माण की विफलता, महाशक्तियों के बीच परिणाम, परमाणु युद्ध के कम खतरे, लोकतांत्रिकरण और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के प्रसार और समेकन की तेजी से वृद्धि की एक ऐसी जगह खोली जिसमें विकास और सुरक्षा की अवधारणाओं पर पुनर्विचार किया गया। सुरक्षा की एक व्यक्तिगत अवधारणा की आंदोलन में कुछ संभावित संकेतक राज्यों पर संभावित खतरों के सामने व्यक्तियों के अधिकारों
कि अंतरराष्ट्रीय समाज के विचार के विकास पहले स्थान पर है। 1994 के मानव विकास रिपोर्ट का मानव सुरक्षा की परिभाषा का तर्क 7 क्षेत्रों में खतरों को शामिल करते हुए वैश्विक सुरक्षा के दायरे के दायित्व का विचार किया जाना है। पहला है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा के लिए व्यक्तियों के लिए एक सुनिश्चित मूल आय की आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि सभी लोगों को हर समय बुनियादी भोजन की भौतिक और आर्थिक पहुंच दोनों हो। स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य सुरक्षा का उद्देश्य बीमारियों और अस्वस्थ जीवन शैली से न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी देना। पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक के अल्पकालिक और दीर्घकालिक विनाश, प्रकृति में मानव निर्मित खतरों और प्राकृतिक पर्यावरण के बिगड़ने को बचाना। व्यक्तिगत सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को शारीरिक हिंसा से बचाना, चाहे वह राज्य से हो या बाहरी राज्य से। सामुदायिक सुरक्षा। सामुदायिक सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को पारस्परिक संबंधों और मूल्यों के नुकसान और सांप्रदायिक और जातीय हिंसा से बचाना। दुनिया में लगभग आधे राज्यों में कुछ अंतरजातीय संघर्ष का अनुभव किया। राजनीतिक सुरक्षा। राजनीतिक सुरक्षा का संबंध इस बात से है कि क्या लोग ऐसे समाज में रहते हैं जो उनकी बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करे। मैम, आप निष्कर्ष, आप पेपर का जो कंक्लूजन है जी ओके मैम। मानव सुरक्षा जन केंद्रित है, इसका ध्यान व्यक्तियों की सुरक्षा पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण आयामों में व्यक्तियों की भलाई शामिल है और खतरे में स्रोतों से निपटने के लिए आम लोगों की जरूरत का जवाब देना है। मानव सुरक्षा न केवल सुरक्षा करती है बल्कि सुरक्षा के साधन के रूप में लोगों को समाजों को भी सशक्त बनाती है। लोग असुरक्षा के समाधान में को पहुंचाने और लागू करने का योगदान देते हैं। मानव सुरक्षा का अनुप्रयोग अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह मानवीय संकटों में निहित गहरी और बहुतथ्यात्मक समस्याओं को संबोधित करने पर केंद्रित है और आर्थिक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है। सामान्य तौर पर मानवीय हस्तक्षेप शब्द आमतौर पर तब लागू होता है जब एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ बल का प्रयोग करता है ताकि बाद वाले राज्य में पीड़ा को कम किया जा सके। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। हमारे जो नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटर हैं वो है गरिमा यादव। गरिमा यादव रिसर्च स्कॉलर हैं। मैम, गरिमा यादव इज नॉट देयर। ओके। देन नेक्स्ट इज जितेंद्र भारती। ये भी रिसर्च स्कॉलर हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड से। जितेंद्र भारती जी। जी हेलो। हाँ, जितेंद्र भारती जी। जी नमस्कार। जितेंद्र भारती जी, आप भी बहुत ही सारांश में अपना पेपर प्रेजेंट करिएगा। जी मेन जो पॉइंट्स हैं वो बता के कंक्लूजन पे आ जाइए। जी मैं सबसे पहले इस सेमिनार में जुड़े सभी विद्वतजनों और प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। चूंकि मेरा जो विषय है वो है मानव सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो व्यापक रूप से धन की हानि हुई थी और इस हानि से विश्व के विद्वजीवियों को ये सोचने को मजबूर कर दिया गया था। विश्व बुद्धिजीवी ये सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर जब मानव रहेंगे नहीं धरती पे तो एक दिन तो इनका तो इस प्रकार के युद्ध से पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया और 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई और उसके प्रावधानों में मानव सुरक्षा के बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए। और अभी जो है सो संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत जुड़े ऐसे संगठन हैं जो अपने उद्देश्यों में और अपने कार्यों में, अपने लक्ष्यों में मानव सुरक्षा को जोड़े हुए हैं और प्रतिबंधित करते हैं। चूंकि मैं मानव सुरक्षा के जो
बहुत सारे पहलू हैं, उसमें से मैं 2-4 पहलुओं को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा, जो घरेलू हिंसा और राज्य राज्य के द्वारा किसी राज्य में जो अचानक उत्पन्न वाले जो खतरे हैं, उनसे सुरक्षा से संबंधित है। सामुदायिक सुरक्षा, सांप्रदायिक हिंसा और जातीय हिंसा से सुरक्षा देने से संबंधित है। आर्थिक सुरक्षा इसका है 2 वक्त की रोटी से जुड़ा हुआ है कि इंसान को या मानव को 2 वक्त की रोटी मिले और उनकी उनकी जीविका के लिए एक आय का साधन मिले। पर्यावरण सुरक्षा भी हाल ही में जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है, अभी बहुत सारी समस्याएं जो आ रही हैं, प्रदूषण की समस्याएं आ रही हैं, उन प्रदूषण से सुरक्षा दिलाना पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी शायद कोई टेक्निकल एरर की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जितेंद्र जी, He is there, ma'am, but he is not speaking anything. Yes. चलिए मैं नेक्स्ट कॉलर को बुलाती हूँ। मैं ज्योति मेहरा। ज्योति मेहरा है ये राष्ट्रीय। No, ma'am. ज्योति मेहरा यहाँ पे नहीं है. Sorry to interrupt. Yes. Okay. Then next is Monica Vijay. ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से हैं। Please see, ma'am, that Monica is there. Sorry, ma'am. She is also not there. Okay. नेक्स्ट है प्रीति वर्मा, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ओके, प्रीति जी। प्रीति शायद नहीं। प्रीति वर्मा, प्रीति जी आप सुन पा रहे हैं? प्रीति वर्मा है, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रीति वर्मा जी आप अनम्यूट करिए। हाँ प्रीति जी आप कंटिन्यू करिए। She is not there, ma'am. I unmute her actually. She is not there. Okay. Then the next paper presenter is Ishwar Chandra Sharma, Assistant Professor, Government College, Rohat. नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मेरे पत्र का विषय है मानव सुरक्षा एवं सुशासन। मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र शर्मा, सहायक आचार्य हूँ राजनीति विज्ञान में, राजकीय महाविद्यालय रोहट। चेयरपर्सन सीताराम जी, को चेयरपर्सन मैडम और सभी प्रतिभागियों को सादर नमस्कार। मेरे पत्र का विषय है मानव सुरक्षा एवं सुशासन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अरस्तु के शब्दों में हम कहें तो जो समाज में नहीं रहता वह पशु है या देवता है। मानव न केवल सामाजिक प्राणी है अपितु है तो राजनीतिक प्राणी भी है, और राज्य में रहकर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। राज्य मानव को वह समस्त परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है जिनमें रहकर मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है और अंतर्निहित शक्तियों को प्रस्फुटित करता है। मानव को राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली इन परिस्थितियों में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि मानव राज्य में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है तभी वह स्वयं का विकास कर सकता है और राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकता है। मानव की सुरक्षा के लिए सुशासन अनिवार्य शर्त है। साथ ही सुशासन की स्थापना के लिए भी मानव की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। मैं अपने इस शोध पत्र में यह बताने की कोशिश करूंगा कि मानव सुरक्षा एवं सुशासन का परस्पर संबंध क्या है और दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुशासन की। तो सुशासन वह शासन है जो पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाए, जनता से जिसका जुड़ाव हो, ईमानदार एवं भ्रष्टाचार रहित शासन हो, लोक कल्याणकारी हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की स्थापना करने वाला हो, संवेदनशील हो,
तुरंत निर्णय, दृढ़ निर्णय करने वाला हो, सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचा सके, ऐसा शासन हो। और जो शासन सड़क सुरक्षा उपलब्ध करवाए, यातायात की सुरक्षा उपलब्ध करवाए, वो सारे संसाधन उपलब्ध करवाए जो कि सुरक्षा के लिए जरूरी हो, तो हम कहेंगे कि वह शासन सुशासन है। अब राज्य का ये सुशासन मानव की सुरक्षा कैसे करता है? वह मानव की सुरक्षा करता है प्राकृतिक आपदाओं से, हिंसा से, आतंकवाद से, भूख से, भय से, कुपोषण से, शोषण से, रूढ़ियों से, बीमारियों से, महामारियों से और बाहरी आक्रमण से, इन सबसे सुरक्षा देता है। बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, समय बहुत है। तो सुशासन का अभाव मानव के जीवन को असुरक्षित बनाता है। अब वह असुरक्षित कैसे बनाता है? जो असुरक्षित मानव है वह असुरक्षित तो बनाता है, पर ये जो असुरक्षित मानव है यह सुशासन के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि असुरक्षित मानव भूखा है, भयग्रस्त है, भ्रष्टाचार का शिकार है, कुपोषित है, असमानता और अन्याय से ग्रसित है, और ऐसा मानव हिंसा में लिप्त होगा। हड़तालें होगी, प्रदर्शन होंगे, नक्सलवाद जैसे आंदोलन उभरेंगे, आतंकवादी। सर आप अपने पेपर का निष्कर्ष सर आप अपने पेपर का निष्कर्ष शेयर करें तो सर अच्छा होगा। निष्कर्ष है मैडम, बस यही मेरा पेपर खत्म हो रहा है। वह आतंकवादी युवाओं को बरगलाने में कामयाब होंगे, सीमाएं असुरक्षित रहेगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मानव की सुरक्षा के लिए सुशासन जरूरी है और सुशासन के लिए मानव की सुरक्षा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आभार। धन्यवाद सर। जो लिस्ट में नाम था करीब करीब सबका नाम आ चुका है। तो मैं जो ये सेशन टेक्निकल जो ये सेशन है 4th पैनल का मानव सुरक्षा एवं शासन, सभी जो भी पेपर प्रेजेंटर थे बहुत ही अच्छा सबने रिसर्च करके पेपर प्रेजेंट किया है। थोड़ी सी हमारी लिमिटेशन थी, टाइम की कमी हो गई, इस वजह से हमको ये थोड़ा सेशन जल्दी करना पड़ा। लेकिन हाँ, इन सभी टॉपिक से एक चीज निकल के सामने आई है कि ये जो मानव सुरक्षा जो है ये एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं है जैसे कि ये वर्ड हमें बताता है, बट ये आर्थिक सुरक्षा भी है, सामाजिक सुरक्षा भी है और साथ में ही ये बच्चों के लिए भी है, ये महिलाओं के लिए भी है, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। और काफी इस सिलसिले में हमारे प्राचीन काल से ही प्रयास किए गए हैं, अभी भी सरकार के भी काफी प्रयास हैं। लेकिन जैसा कि सारे जो रिसर्च हैं पेपर्स उनसे निकल के सामने आता है कि ये हम सबका सम्मिलित प्रयास ही होगा, तो जो भी हमारी मांगे हैं शायद ये तभी पूरी हो पाएंगी। और इसके साथ ही साथ समाज को और हर वर्ग को शिक्षित होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ओवर टू यू सीताराम जी। थैंक यू मैडम। मैं सबसे पहले तो शोभा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा सेशन चलाया। नंदिनी जी और मेरे जो हिंदी पैनल में जितने भी पेपर प्रेजेंट किए उनसे ये लास्ट में ये निष्कर्ष निकला है कि मानव सुरक्षा और शासन, इनका दोनों का कोऑर्डिनेशन बिना कोई भी हम अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। उसकी पारदर्शिता, जवाबदेही है, आपकी भागीदारी है और किस तरीके की हम ग्रीवेंस दे रहे हैं, किस तरीके का हम सुशासन, जैसे ईश्वर जी ने बताया, मैडम ने बताया और हम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। और इन कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से हम एक सिस्टम के पास में हम हमारी बात पहुंचाने का हमारे पास एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सभी लोगों को मिला। और मैं एज ए चेयरपर्सन होने के नाते इस सेशन का और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर होने के नाते आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि कुछ लिमिटेशन जैसे शोभा जी ने बताई कि हमारे पास टाइम का अभाव था, लेकिन फिर भी ये जो सेशन है बहुत गुणात्मक दृष्टि से अच्छा है और हम भविष्य के अंदर ये चाहेंगे कि और भी इस ऐसी कॉन्फ्रेंसों के अंदर लोग अधिक से अधिक भाग ले और अपनी शॉर्ट के अंदर अपनी बात रखें। धन्यवाद। थैंक यू सीताराम जी, थैंक यू शोभा जी। जस्ट एक रिक्वेस्ट है, कल 10 बजे से फिर से सेशन शुरू होगा हमारे 5th पैनल के साथ, हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।